नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मदन धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हमने केमिस्ट्री शुरू करी थी, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जिसमें परिचय हमने समझाया था, और आज केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है जिसमें हम पदार्थ की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में कुछ बातें करी थी और आज हम पदार्थ और उसकी जितनी भी अवस्था होती है, जितने भी प्रश्न वहाँ से बनते हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, पदार्थ। पदार्थ को लिखा जाता है दोस्तों मैटर या सब्सटेंस। सबसे पहले आपको पदार्थ या सब्सटेंस या मैटर की परिभाषा जानना जरूरी है। परिभाषा कि इसकी सही परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा है वह सारी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहा जाता है। उसे पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों, हमने समझा पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो दिखाई दे, जिसका कुछ न कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ या द्रव्य कह देते हैं। दोस्तों, अर्थात इन पूरी बातों का मतलब क्या निकलता है, अर्थात इन सारी चीज़ों का मीनिंग क्या है। उसका द्रव्यमान होता है, मतलब अगर वस्तु है तो उसका निश्चित कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को कहा जाता है मास। अगर वह वस्तु है तो स्थान घेरती है, मतलब स्थान घेरना मतलब उसका कुछ निश्चित आयतन है। आयतन को लिखा जाता है वॉल्यूम। और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो, डेफिनेटली उस चीज़ का कोई घनत्व भी होता है, यानी उसका कुछ न कुछ घनत्व हो। घनत्व को लिखा जाता है डेंसिटी। क्योंकि दोस्तों घनत्व क्या है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हम कह सकते हैं कि सर जिस चीज़ का द्रव्यमान होता है, जिस चीज़ का आयतन होता है, उसका डेफिनेटली कुछ न कुछ घनत्व भी होगा। तो हमने बोला जो दिखाई देता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ या द्रव्य, मैटर या सब्सटेंस कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, आप मुझे बताइए पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताएंगे सर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। क्या होती है दोस्तों? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। दूसरी बात, पदार्थ के सभी अवयव गतिशील अवस्था में होते हैं या गतिशील होते हैं। दोस्तों, सभी अवयव यानी अवयव मतलब होता है कि वे सारी चीज़ें जिनसे मिलकर वो पदार्थ बना है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपने बोला सर परमाणु।
ठीक है, अवयव में बात करते हैं परमाणु की, फिर हम बात करते हैं अणु की, और हम फिर बात करेंगे परमाणु, अणु और आयन। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है और पदार्थ के सभी अवयव जिन जिन से मिलकर पदार्थ बना है सभी किस अवस्था में होते हैं? गतिशील अवस्था। सभी अवयव का मतलब यहाँ क्या है? परमाणु, अणु और आयन। परमाणु का अर्थ तो आप समझते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को ही आप परमाणु कह देते हैं। दोस्तों बहुत सारे परमाणु मिलकर आपस में जिस चीज़ का निर्माण करते हैं उससे आप क्या कह देते हैं? अणु। ठीक है दोस्तों, और आयन क्या होता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आयन आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, उससे हम क्या कह देते हैं? आयन। यानी इलेक्ट्रॉन के, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन के विनिमय के कारण किसका जनरेशन होता है? किसकी उत्पत्ति होती है? आयन की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, और ये हमेशा किस अवस्था में होते हैं? पदार्थ में गतिशील अवस्था में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब देखा जाए तो पदार्थ के जितने भी कण होते हैं, जैसे छोटे छोटे कणों के समूह को हम परमाणु बोल देते हैं, कण को बोल देते परमाणु बोल देते हैं। तो पदार्थ के जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी कण होते हैं, वो एक दूसरे के पास में स्थित होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थ के अवयवी कणों में एक बल पाया जाता है। अगली बात हो जाएगी, पदार्थ के अवयवी कणों में एक अंतर आणविक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। दोस्तों ये क्या है? समझने की कोशिश कीजिए। माना ये एक प्रकार का पदार्थ है, वो पदार्थ मिलकर बना होता है छोटे छोटे कणों से, और ये कण जो होते हैं एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, और पास पास रहने का कारण आकर्षण बल है, और वही आकर्षण बल को कहा जाता है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ के अवयवी कण ये वाले में एक अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। और इसी अंतराण्विक आकर्षण बल की वजह से ही हमारी अवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ही पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है दोस्तों, इसी आकर्षण बल के कारण पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में हम बात करते हैं तो मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्था होती है। मुख्यतः प्रमुख मेनली कितनी अवस्था होती है? 3 होती है। बाद में 2 अवस्था और खोजी गई थी जिसे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया है। तो पहले कौन कौन सी अवस्था है हमारी? ठोस, जिससे लिखा जाता है सॉलिड स्टेज। ठीक है, दूसरी अवस्था द्रव यानी लिक्विड स्टेज। तीसरी होती है गैस स्टेज। चौथी और ये यहाँ से आईएमपी बात चालू हो जाती है हमारी। चौथी अवस्था हो जाती है प्लाज्मा। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था। और 5वीं अवस्था शुरू हो जाती है जिसे कहा जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC, बोस-आइंस्टीन या आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस तरह से पदार्थ की 5 अवस्थाओं का जो निर्माण होता है वह अवयवी कणों के मध्य लगने वाला एक अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण होता है। तो दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे ठोस अवस्था को।
हालांकि ये सारी चीज़ हमने कल देखी थी, परंतु आज संपूर्णतः अवस्थाओं को हम पढ़ रहे थे, उसमें हम पुनः रिवीजन कर रहे हैं। चलिए सबसे बात पहली करते हम ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेज। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेज। दोस्तों ठोस अवस्था में अवयवी कण बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। तो पहली बात क्या हो जाएगी, ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण पास पास स्थित होते हैं। पास पास स्थित होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास स्थित होते हैं। और पास पास स्थित होने का कारण क्या है, क्योंकि उन अवयवी कणों के मध्य एक बल लग रहा है जिसे आप अंतर आणविक बल कहते हैं। दूसरी बात कह देते हैं, ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल का मान उच्च होता है। कैसा होता है दोस्तों, उच्च होता है। अगर ये अंतराणविक आकर्षण बल का मान उच्च होता है तो पदार्थ एक निश्चित आकार लेता है। पदार्थ कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब अणु एक दूसरे के सटे रहते हैं तो पदार्थ किस अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है, कठोर स्थिति में आ जाता है। मतलब ठोस अवस्था में पदार्थ कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है दोस्तों। और कठोर होने की वजह से इसकी दो प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। कौन कौन सी दोस्तों, पदार्थ का आकार निश्चित हो जाता है। और दूसरी बात, पदार्थ का आयतन निश्चित हो जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं एक लिंक के द्वारा। जैसे सबसे पहले हमने बनाया कि अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं और अवयवी कण पास पास होने का कारण आकर्षण बल है। प्रबल आकर्षण बल के कारण कठोर हो जाते हैं और कठोर होने के कारण दो प्रॉपर्टी बन जाती है। पहली बात, पदार्थ का आकार निश्चित हो जाता है और दूसरी बात, पदार्थ का आयतन भी निश्चित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इतनी बात आपने समझी। अब एक बात मुझे बताइए, आकार निश्चित हो जाता है, आयतन निश्चित हो जाता है, तो अब घनत्व क्या होगा? तो घनत्व दूसरी अवस्थाओं की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं ठोस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? सर्वाधिक होता है। ठोस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है और घनत्व सर्वाधिक होता है और गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। तो हम बोल सकते हैं पदार्थ का गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, हमने दो बातें करी यहाँ पर। ठीक है, ठोस अवस्था में पदार्थ का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है या उच्च होता है। और गलनांक को लिखा जाता है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर फिर थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। वह एक निश्चित ताप जिस पर
ठोस वस्तु गल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वही ताप उस वस्तु का, उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है। अब ठोस को गलाना, द्रव में, ठोस को द्रव में बदलने के लिए एक निश्चित तापमान पे वो गलना शुरू हो जाएगा, वही क्या होगा, उसका गलनांक। तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो इनका गलनांक कैसा होता है दोस्तों, इनका गलनांक जो होता है उच्च होता है। और लास्ट बात कर लेते हैं कि ठोस ठोसों में कर देते हैं, ठोसों में असंपीडन का गुण होता है, या ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं दोस्तों। इसका क्या मतलब होता है, असंपीड्य को बोलते हैं नॉन कंप्रेस्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन कंप्रेस्ड। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ठोस के ऊपर दाब लगाने पर कोई चेंजेस नहीं आता है। जिस तरह से ठोस और द्रव दोनों की बात करते हैं, फिलहाल हम ठोस की बात कर रहे हैं, पर द्रव के केस में भी आप याद रखना कि द्रव या ठोस के ऊपर यदि दाब आरोपित किया जाता है तो इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से ये संपीड़न का गुण नहीं रखती है, कभी भी इनके अणु पास दाब की वजह से नहीं आते। तो हम बोल सकते हैं कि ठोस असंपीड्य होते हैं, या ठोसों में, सभी ठोसों में असंपीड्यता का गुण होता है या संपीड़न नहीं होता है, अर्थात दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है, गैस के ऊपर। आपको पता है गैस को कंप्रेस्ड करके, संपीड़ित करके बहुत ज़्यादा उसके अणु पास लाके एक सिलेंडर में भर देते हैं, जिसका उपयोग आप घरेलू या किचन की जो गैस होती है एलपीजी के रूप में करते हैं दोस्तों। तो गैसों में संपीड़न का गुण होता है, गैसों को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर किसी एक फिक्स आयतन वाले सिलेंडर में भर दिया जाता है, जिसका उपयोग करते हो। परंतु जब आप दाब का उपयोग किसी लिक्विड या किसी ठोस के ऊपर करते हो तो कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं आता, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये कैसा गुण रखते हैं, असंपीड्यता का गुण रखते हैं दोस्तों। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं तो ये बोर्ड भी एक ठोस अवस्था में है, ये मार्कर एक ठोस अवस्था में है, मोबाइल ठोस अवस्था में है, टेबल ठोस अवस्था में है, चेयर ठोस अवस्था में है, पत्थर ठोस अवस्था में है। ये सारी चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पत्थर, उसके बाद हो जाएगा आपका टेबल, चेयर, पेन, बोर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ जो आप देख सकते हो आपके रूम में, जो पंखा लगा है वो, आपका बेड, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कलम आदि सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और एग्जाम में पूछी जाने वाली एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी बार जो परीक्षा में पूछा गया है, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपने देखा भी होगा। जैसे शुष्क बर्फ, जिसे कहा जाता है ड्राई आइस। ड्राई आइस भी क्या है, एक ठोस अवस्था में ठोस गैस है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, यानी कौन सी होती है, ठोस CO2 यानी सॉलिड CO2। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि शुष्क बर्फ के द्वारा शुष्क बर्फ कभी भी कपड़ों को गीला नहीं करती, ठीक है। अगर आप बर्फ की बात कर देते हो जो पानी से बना है, तो जैसे ही वो कपड़ों के पास जाता है तो वो पिघलने लगता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, ठोस अवस्था से सीधा गैस में आ जाती है। जैसे ही यह सिलेंडर से निकलती है तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से हमारे कपड़े गीले नहीं होते दोस्तों। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे द्रव अवस्था की, लिक्विड अवस्था की। लिक्विड अवस्था, लिक्विड फेज।
लिक्विड स्टेज यानी द्रव अवस्था की बात करेंगे। दोस्तों आप भली भांति जानते हैं द्रव अवस्था में जो अवयवी अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षाकृत थोड़े दूर दूर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि द्रव अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण दूर दूर स्थित होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं ठोस द्रव अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण ठोसों की तुलना में दूर दूर स्थित होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें। अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होता है। तो हम बोल सकते हैं दूसरा, अंतर आणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है, ठोस की तुलना में कम होता है। और अगर ठोस की तुलना में कम है तो हम बोल सकते हैं कि इनका आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब अंतराणविक बल होता है तो कठोर हो जाते हैं और निश्चित आकृति ले लेते हैं। तो यहाँ से एक बात हमारी ओर निकल के आती है कि अंतराणविक बल ठोस की तुलना में कम होते हैं। तीसरी बात क्या आ जाती है कि द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार, और यहां लिख देते हैं आयतन। तो आकार क्या होता है, अनिश्चित, और आयतन क्या हो जाता है, निश्चित। जैसे आप पानी को समझिए, पानी को जब 1 लीटर पात्र में लिया जाता है तो वो 1 लीटर पानी चाहे 1 ड्रम में लिया जाए, 1 लीटर के पात्र में लिया जाए या 5 लीटर के पात्र में लिया जाए, जितना वॉल्यूम होगा, जितना वो स्थान घेरता है वो उतना ही स्थान घेरेगा। परंतु बात करते हैं आकार की, तो जब आपने उसको थाली में लिया तो थाली जैसा आकार हो जाता है, बोतल में लिया तो बोतल जैसा आकार हो जाता है। मतलब उसका आकार फिक्स नहीं होता, परंतु उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, चौथी बात हो जाएगी, द्रव में भी संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। द्रवों में भी संपीड़न का गुण नहीं होता है, या असंपीड्यता होती है। असंपीड्यता या संपीड़न का गुण नहीं होता। द्रवों में संपीड़न या कंप्रेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्रेशन का गुण नहीं होता। द्रव में भी कंप्रेशन का गुण या संपीड़न का गुण नहीं होता। तो द्रव अवस्था में अवयवी कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं, अंतराणविक बल ठोस की तुलना में कम होते हैं, और द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है, और द्रव में भी संपीड़न का गुण नहीं होता। द्रव के ऊपर भी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम गैस को। गैस, दोस्तों गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस के अंदर जो अणु होते हैं वह दूर दूर स्थित होते हैं। गैस अवस्था दिख रहा आपको, गैस अवस्था में अणु दूर दूर स्थित होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। और दूर दूर स्थित होने का एक ही कारण है कि अंतर आणविक बल बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। और अंतर आणविक बल कमजोर होने की वजह से गैस अवस्था में पदार्थ का आकार जो होता है वह अनिश्चित, और आयतन जो होता है वो भी अनिश्चित होता है।
देखिए चीज़ों को, हमने क्या क्या बात करी है। हमने सबसे पहले बोला है दोस्तों कि गैस अवस्था में अणु दूर दूर स्थित होते हैं। आपने देखा होगा सबसे अणु पास पास स्थित होते हैं ठोस में, उससे थोड़ा सा दूर स्थित होते हैं द्रव में, और सबसे ज़्यादा दूर स्थित होते हैं गैस के अंतर्गत। गैस में सबसे दूर स्थित होते हैं अणु। अंतराणविक बल बहुत कमज़ोर होता है, और अगर किसी भी पदार्थ में अंतराणविक बल बहुत कमज़ोर होता है तो अणु दूर दूर भागते हैं। तो दूर दूर भागते हैं तो न तो अणु उस पदार्थ का आकार निश्चित होता है और न ही क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों। चौथी बात, गैस अवस्था में संपीड़न का गुण पाया जाता है। संपीड़न का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है दोस्तों? संपीड़न का गुण पाया जाता है। तो संपीड़न का गुण पाया जाता है, इसी वजह से हम गैस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं एलपीजी गैस। ठीक है, तो एलपीजी गैस क्या है? प्राकृतिक रूप से क्या ये गैसीय अवस्था में थी? तो दोस्तों पहले समझना, एलपीजी गैस, इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों स्टार्टिंग में देखते हैं तो ये पेट्रोलियम गैस थी। जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ थे उनसे जो गैस बनती है वही गैस थी पेट्रोलियम गैस। परंतु बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस्ड किया, संपीड़ित किया, तो वो किस अवस्था में आ गई? लिक्विफाइड यानी द्रवित अवस्था में आ गई। तो फिर हम इसने पेट्रोलियम गैस को क्या बोलने लगे? द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसमें संपीड़न का गुण पाया जाता है, इसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं। बहुत सारी गैस जैसे एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, एलएनजी गैस हो गया, बायोगैस हो गया, इन सब में सभी गैसों में संपीड़न का गुण पाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। और एक और बात याद रखना, पांचवी बात हो जाती है, गैसों का पृष्ठतल नहीं होता है। पृष्ठतल नहीं होता है, पृष्ठ पे कभी भी नहीं फैलती है गैस। हमेशा जैसे ही तो लीक हुई वो ऊपर ही जाती है। तो गैसों का पृष्ठतल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण सबसे आईएमपी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था की। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे आप सभी दोस्त, प्लाज्मा अवस्था। दोस्तों प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था कैसे बनती है? प्लाज्मा अवस्था की विशेषता क्या है? प्लाज्मा अवस्था के बारे में हम बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेज, प्लाज्मा अवस्था। दोस्तों प्लाज्मा अवस्था की बात करूं तो सबसे पहले मैं खोज की बात कर देता हूं। इसकी खोज हो गई थी 1879 में, और जिसने खोज करी थी उनका नाम है विलियम क्रुक्स। क्या नाम है दोस्तों? विलियम क्रुक्स। ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने सर्वप्रथम इनकी खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? विलियम क्रुक्स ने किसकी खोज करी थी? प्लाज्मा अवस्था। किस रूप में करी थी? किस रूप में करी थी? तो आपका जवाब होना चाहिए चमकते हुए पदार्थ के रूप में। चमकते हुए पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में, चमकते हुए पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम प्लाज्मा अवस्था की खोज हुई थी। अगली बात कर देंगे, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था सबसे काम की बात है, चौथी अवस्था है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं दोस्तों नामकरण। नामकरण मतलब होता है नॉमिनेशन, कि इसका नाम किसने दिया। प्लाज्मा अवस्था विलियम क्रुक्स ने नाम नहीं दिया, विलियम क्रुक्स ने केवल खोज करी थी। नाम दिया था लैंगम्यूर। साइंटिस्ट है, पूरा नाम होता है इरविन लैंगम्यूर। तो आप सिंपल से याद रखिए, लैंगम्यूर साइंटिस्ट ने प्लाज्मा अवस्था का प्लाज्मा नाम दिया था। ठीक है दोस्तों। चलिए और मैं बात करूं दोस्तों प्लाज्मा अवस्था क्या है, कैसे बनती है। तो समझिए, गैस को बहुत ज़्यादा जब आयोनाइज्ड किया जाता है, गर्म किया जाता है,
तो गैस के अंदर आयन बनते हैं, यानी आयनीकृत गैस, ऐसी गैस जिसके अंदर आयन हो, आयनीकृत गैस वाली अवस्था को ही प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला कि गैस को गर्म किया जाए तो वह आयनीकृत हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है अर्थात उसमें धनायन एवं ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं, धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। अगर ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहे तो चीज़ें डिस्चार्ज हो जाएगी, एक दूसरे से स्वतंत्र रहे तो इनमें चार्ज होता है, आयन होता है, ठीक है। और आयन होने की वजह से ही यह विद्युत की सुचालक अवस्था है, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, वो धनायन और ऋणायन भी मौजूद रहते हैं पर, और वो एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहते हैं। तो यह अवस्था विद्युत की क्या हो जाती है, सुचालक हो जाती है। समझते स्टार्टिंग से प्लाज्मा स्टेज, इसकी खोज 1879 में विलियम क्रूक्स के द्वारा की गई थी और यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। और जिस जगह पर की गई थी, जिस रूप में की गई थी वह है चमकते हुए पदार्थ के रूप में। दोस्तों अगली बात करते हैं, तो नामकरण किसने किया था, लैंगम्यूर ने, और किस सन में किया गया था, 1928 में, 1928 में इनका नामकरण किया गया था। जब गैस को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन, और उसके कारण क्या होता है, गैस में आयन बनने लग जाते हैं, धनायन और ऋणायन, और धनायन और ऋणायन एक दूसरे से मुक्त अवस्था में रहते हैं और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से ट्रेवल कर सकते हैं। तो यह अवस्था विद्युत की सुचालक अवस्था होती है, ठीक है दोस्तों। इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। अगली क्या बात लिखेंगे, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। इसमें करंट का फ्लो हो जाता है, सुचालक होती है, ठीक है, होती है। इसका ये मतलब नहीं कि ठोस अवस्था नहीं होती, पर वहाँ पर कंडीशन लगा जाता है कि लकड़ी ठोस है तो नहीं होगी, लोहा है या मेटल है तो उसमें हो जाएगी, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगेगी। अगर ये अवस्था है तो डेफिनेटली वो विद्युत की क्या होगी, सुचालक होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड में प्लाज्मा अवस्था सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ब्रह्मांड में प्लाज्मा अवस्था सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी अवस्था सर्वाधिक मिलेगी आपको ब्रह्मांड में, तो आप बोलेंगे सर ब्रह्मांड में प्लाज्मा अवस्था सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे कि बात करें आप, ये कहाँ कहाँ मिलेगी, कुछ चीज़ें की, तो गैसों के बादल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी बात करें, सूर्य में नाभि की संलयन अभिक्रिया होती है और नाभि की संलयन अभिक्रिया को करवाने के लिए अत्यंत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और सूर्य गैसों का गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, नाभि की संलयन अभिक्रिया होती है तो गैस आयनाइज्ड हो जाती है और वहाँ पर कौन सी अवस्था आ जाती है, प्लाज्मा अवस्था आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तारों में सेम टू सेम, तारों में भी आप जब देखोगे तो जो स्टार्स होते हैं इनको बोलते हैं सन और इसको बोलते हैं स्टार्स, ठीक है। तारों में भी क्या होता है, नाभि की संलयन होता है, तारे अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी नाभि की संलयन होता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर होता भी है। गैसों में आयनाइजेशन होता है और गैस आयनाइज्ड हो जाती है और इसी अवस्था को हम क्या बोल देते हैं,
प्लाज्मा अवस्था, इतनी जगह ये आपको देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गैस की अगली अवस्था आ जाती है हमारी, गैस की अगली अवस्था हमारी आ जाती है और वो अवस्था है हमारी पांचवी अवस्था। और पांचवी अवस्था का नाम हमने नाम दिया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे, पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था। दोस्तों पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है ना, वो होती है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, ठीक है। मैं एक बात लिख देता हूं यहां पर, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों? यह पदार्थ की पांचवी अवस्था। यह पहली बात है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैंने सबसे पहले लिखा था, ठीक है दोस्तों। बोस कौन है यहां पर? तो आप बोलेंगे सर सत्येंद्र नाथ बोस। बोस से मतलब क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस। और सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन का मतलब क्या है यहां पर? आप बताएंगे जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, वैसे ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन से एक और प्रश्न आता है और वो है आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, आधुनिक भौतिकी के पिता, आधुनिक भौतिकी के जनक या पिता, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है दोस्तों। समझते हैं एक बार फिर से, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बोस जो शब्द यहाँ बना है वो सत्येंद्रनाथ बोस से है और आइंस्टीन से बना है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है दोस्तों। अब सत्येंद्रनाथ बोस ने एक कण की खोज करी थी। क्या करी थी? खोज। और किसकी खोज करी थी? हिग्स बोसोन कण की, हिग्स बोसोन कण की खोज करी थी। एक कण की खोज करी थी, हिग्स बोसोन कण की बात करी थी। अब हिग्स बोसोन कण के बारे में कुछ बातें एग्जाम में पूछी जाती है। इसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं, इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, पार्टिकल कहते हैं या कहा जाता है गॉड पार्टिकल, यानी ईश्वरीय कण कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कही जाती है, परीक्षा में पूछा जाती है कि हिग्स बोसोन कण का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे ब्रह्मांड के डेवलपमेंट में, यानी ब्रह्मांड के विकास में, ब्रह्मांड के विकास में योगदान क्या है? योगदान है, ठीक है दोस्तों। देखिए बात को हम समझते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने जिस कण की खोज करी थी वो हिग्स बोसोन कण है, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक है। इन दोनों ने जिस खोज की जिस अवस्था की बात करी थी वह थी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हिग्स बोसोन कण के बारे में जो परीक्षा में पूछा जाता है कि ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल्स किसे कहते हैं, तो आप बता देना हिग्स बोसोन कण को। इन्होंने क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा कि जब इस हिग्स बोसोन कण को या हिग्स बोसोन गैसों के जो कण होते हैं, हिग्स बोसोन गैसों के जो कण होते हैं, उसको आप ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? आप ठंडा करते हैं। कितना ठंडा करते हैं? इस दुनिया का न्यूनतम संभव तापमान। तो आप भली बात ही जानते हैं कि परम शून्य ताप ही हो सकता है, परम शून्य ताप, इससे ज़्यादा तो ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। और परम शून्य ताप आप भली बात ही जानते हैं 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होगा 0 केल्विन। ये ओके मत समझना आप, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इस दुनिया में इससे कम तापमान कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जब हिग्स बोसोन गैसों के कण होते हैं, उन कणों को यदि आप परम शून्य तापमान तक ठंडा करते हो तो जो पदार्थ की अवस्था प्राप्त होती है उसी अवस्था को बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, ठीक है दोस्तों। और एक बात मुझे ये बताइए कि दुनिया के किस कोने में इतना कम तापमान होता है?
आप बताइए सोच करके। मेरा मानना है और साइंटिस्ट लोग जहाँ तक बोलते हैं कि प्राकृतिक रूप से इतना कम तापमान कहीं भी नहीं पाया जाता। प्राकृतिक रूप से -273.15 नेचुरली कहीं भी नहीं पाया जाता, किसी भी कोने में नहीं पाया जाता। तो ये अवस्था जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, यह अवस्था प्राकृतिक रूप से देखने को नहीं मिलती। हाँ, लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में हम इतना तापमान पहुंचा सकते हैं, तो उस अवस्था में ये अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। यानी प्रयोगशाला में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इतने सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनते हैं। चलिए दोस्तों, अभी टाइम हो गया है, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।